फाइंड पावर। तो इसमें पावर देखिए क्या यहाँ पर दिया क्या है, दो लाइन के बीच का वोल्टेज दिया है, यानी लाइन वोल्टेज दिया है, ना ही लाइन करंट दिया है, ना ही फेज करंट दिया है। लेकिन ये कौन सा कनेक्शन है, ध्यान से देखिए, डेल्टा कनेक्शन है। यानी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो स्टार कनेक्शन में था और उसमें भी इंडक्टर रजिस्टर था, इसमें भी इंडक्टर रजिस्टर, लेकिन इसमें ये कौन सा कनेक्शन में दे दिया, डेल्टा कनेक्शन। कुछ नहीं, मैं आपको हर एक कनेक्शन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा ताकि आपको जो भी एग्जाम में दे आप लोग फाड़ देंगे। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे और अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक और बहुत ही मने आपके पूरा जीवन भर ये टॉपिक काम देगा, पक्का 100%। क्योंकि और ये टॉपिक इससे पहले भी आपका बहुत जगह आपको पढ़ना पड़ता था, है ना, लेकिन वहां पर आपने इस टॉपिक के बारे में आपको क्लियर नहीं था, तो जिस कारण से वहां पर हम लोग स्किप करते जा रहे थे, या फिर हो सके तो हम लोग बस जितना जरूरत होता था उतना ही बताते थे। लेकिन आज की वीडियो में ये जो थ्री फेज सप्लाई सिस्टम, ये जो टॉपिक है जो हम लोग आज डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसमें दोस्तों थ्री फेज सप्लाई सिस्टम में हम लोग स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, ये सबको बहुत अच्छा से समझेंगे और वेरी बहुत सारा हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारा। मतलब इस वीडियो को एकदम पढ़ लेने या देख लेने के बाद जो है ना, आपका स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन कहीं भी किसी भी फील्ड में आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट में किसी तरीके से दिक्कत नहीं होगा। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं थ्री फेज सप्लाई सिस्टम में। देखिए ये शुरू कहां से होता है, ये देखिए थ्री फेज, तीन गो फेज का मतलब जैसे आप लोग ट्रांसमिशन लाइन देखे होंगे रोड के किनारे, है ना, टावर, बड़े बड़े टावर सब में, तो वो सब में देखे होंगे कि तीन गो तार आता है। तो तीन गो तार माने एगो, देखिए इस तरीके से तीन गो तार, है ना। ये मैंने आपको बेसिक पावर सिस्टम में मैंने आपको वो वाला सब्जेक्ट में मैंने बहुत अच्छा से आपको बताया था। ये RYB, ये रेड, येलो और ये ब्लू। तो ये दोस्तों ये तीन गो तार रहता है, ठीक है। ये तीन गो तार में तीन गो फेज का करंट आता है, तीन गो फेज, तो इसको कहते हैं थ्री फेज सिस्टम, जहां पर तीन गो फेज हो गए, आर फेज, वाई फेज और बी फेज। तीनों में जो वोल्टेज रहता है वो इक्वल वोल्टेज रहता है, इक्वल वोल्टेज। तो इसी को आज हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों, ये यहीं से शुरू होता है। तो थ्री फेज सिस्टम मतलब आपको पता चल गया कि जहां पर तीन गो फेज से यानी तीन गो तार से सप्लाई आता है, ठीक है, वहां जनरेशन जगह से जहां पर जनरेट हुआ है पावर स्टेशन से। तो यहां पर समझिए कि थ्री फेज सप्लाई सिस्टम, ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहां से शुरू करते हैं, है ना। यहां से ये एन पोल है, ये एस पोल है, ये दो गो क्या है दोस्तों, ये आपका मैग्नेट है, ठीक है, दो गो टुकड़ा, मैग्नेट का दो टुकड़ा, एक एन पोल, ये एस पोल। इसके बीच में आपको याद होगा जब हम लोग जनरेटर वगैरह पढ़ रहे थे, आपको याद होगा इस तरीके से हमने, है ना, इस तरीके से हम लोग ये जनरेटर जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तब यहाँ पर इस तरीके से हमने उस एसी जनरेटर को घुमाते करते और यहाँ पर वोल्टेज बनता था। तो वो जो वोल्टेज बनता था दोस्तों, उसका जो वोल्टेज बनता था, यहाँ से जो हमको करंट मिलता था यानी वोल्टेज, तो उस वोल्टेज का इक्वेशन क्या होता था, उस वोल्टेज की इक्वेशन होता था Vm sin ओमेगा t। इसको तब हम लोग बोलते थे दोस्तों कि द जनरल इक्वेशन ऑफ एसी करंट। तो यहाँ पर जनरल इक्वेशन ऑफ एसी वोल्टेज हो जाएगा, क्योंकि ये एसी जनरेटर में ऐसा होता था। तो ये दोस्तों यहाँ पर तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा, जो एसी जनरेटर में हमने पढ़ा था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर। तो यहाँ पर तार कई गो कॉइल है, यहाँ पर नंबर ऑफ, ये जो Vm होता था, ये जो Vm का मतलब ये Vm तो पीक वैल्यू है या पीक वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज है। ये होता था NBA ओमेगा, यहाँ पर N के नंबर ऑफ टर्न्स, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, यानी N पोल से S पोल में जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है वो B। और ये होता था क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो तार का मोटाई कितना है, तार का मोटाई, और ओमेगा तो आप लोगों को पता है कितना स्पीड से घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी, है ना। हाँ, तो ये हो गया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स के गो, एन के गो, ये जो कॉइल जो आपको दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल, ये देखिए एक एक टर्न का दिख रहा है, यानी एक एक यहाँ पर कॉइल है, एक एक कॉइल, यही वाला यहाँ से शुरू हुआ और घुमा, यहाँ से मुड़ा, एक एक कॉइल है। अगर मान लेते तो ये क्या हुआ दोस्तों, एक कॉइल, यानी एक इसमें फेज है, मात्र एक फेज। इसी को अगर हम लोग तीन गो तार बना दिए, तो तीन गो कॉइल कर दिए, तो आप लपटेंगे नहीं, मतलब हम लोग ये नहीं बनाएंगे, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कॉइल नहीं, माने क्या बोलते हैं, हम लोग इंडक्टर नहीं बनाएंगे, बल्कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, थ्री फेज बनाएंगे। मतलब इस तरीके से एक गो तार, दो गो तार, तीन गो फेज बना दिए, तीन गो फेज, है ना, ये तीन गो फेज बना दिए। अब मान लेते ये यदि घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, अगर ये वाला घूम रहा है, तो यहाँ से हमको कितना वोल्टेज मिलेगा, तो यहाँ से जो वोल्टेज मिलेगा वो तीन गो तार से वोल्टेज मिलेगा, एगो इससे वोल्टेज मिलेगा, एगो इससे मिलेगा, एगो इससे मिलेगा। मतलब ये इतना में आप क्यों बता रहा, देखिए दोस्तों इतना में क्यों बता रहा, क्योंकि हम लोग थ्री फेज को शुरू कर रहे, कहां से निकाल रहे वो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो जब ये बार मैग्नेट के पास जब रोटेट करेगा, मैग्नेट के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब रोटेट करेगा,
तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इंड्यूस क्या होता है, ईएमएफ वोल्टेज इंड्यूस होता है। तो वो वोल्टेज, ये 3 गो तार है तो 3 गो तार से 3 गो वोल्टेज इंड्यूस होगा और इक्वल होगा। इक्वल क्यों इक्वल होगा, क्योंकि तीनों तार जो है ना एक दूसरे से झुका हुआ है, इक्वल माने एंगल से झुका हुआ है। जैसे ये वाला तार कितना डिग्री से झुका हुआ है, 120 डिग्री से झुका हुआ है। ये वाला तार और ये वाला तार कितना डिग्री से झुका हुआ है, 120 डिग्री से झुका हुआ है। ये वाला तार कितना डिग्री से झुका हुआ है, 120 डिग्री से झुका हुआ है। यानी तीनों जो तार है वो एक दूसरे से 120 डिग्री का एंगल से झुका हुआ है। इसीलिए तीनों में जो वोल्टेज जो इंड्यूस होगा वो एकदम इक्वल होगा, इक्वल। तो इसी प्रकार यदि एक तार में यदि वोल्टेज बना है, एक तार मान लेते ये वाला आर तार है, तो यहाँ पर वी आर है ना, तो वी आर में कितना वोल्टेज होगा, वीएम साइन ओमेगा टी, वही वाला। इसमें क्या होगा, इसमें मान लेते ये वाला वाई तार है ना, येलो तार, तो इसमें मेरा कितना वोल्टेज बनेगा, तो वी वाई बराबर हो जाएगा वीएम साइन ओमेगा टी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फेज एंगल को भी देखना है कि ये वाला तार जो है, ये वाला तार वो इस तार की तुलना में कितना झुका हुआ है, तो ये झुका हुआ है 120 डिग्री एंगल से झुका हुआ है ना, 120 डिग्री, तो माइनस 120 डिग्री कर दीजिए, माइनस 120 डिग्री, इससे 120 डिग्री एंगल से झुका हुआ है, मतलब उससे लैग कर रहा है, नीचे है। या फिर आप इस तार की तुलना में देखिए तो ये वाला तार 120 डिग्री उससे ज्यादा है ना, इधर से। और ये वाला बी यानी ब्लू वाला तार, तो इसमें अगर वोल्टेज देखेंगे कितना वोल्टेज बन करके निकलेगा, तो वी बी हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी है ना। और इस तार की तुलना में देखिए, इस तार के तो हम लोग हमेशा जो देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज हमेशा घड़ी को घुमाया जाता है। एंगल जब हम लोग बनाते हैं तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं, इधर बनाते हैं, ना कि हम लोग एंगल इस तरह से बनाते हैं। हम लोग इस तरह से एंगल बनाते हैं नहीं ना, हम लोग जब भी एंगल प्रकार से एंगल जब बनाते हैं तो हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग मान लेते हैं, हम लोग यहाँ से इसको रिफरेंस माने है ना, इसको रिफरेंस माने है, तो यहाँ से यदि हम घुमाए तो ये वाला जो है वो 120 डिग्री, ये वाला आप इसको मान लीजिए है ना, आप इसको ओमेगा टी रहने दीजिए है ना, इसको आप ओमेगा टी रहने दीजिए, और ये वाला उससे 120 डिग्री ज्यादा है, तो यहाँ पर 120 डिग्री ये ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उससे तो 120 डिग्री ज्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग है ना, तो ये वाला भी कर सकते हैं, हाँ ये वाला भी कर सकते हैं। और इस तार की तुलना में ये वाला कितना डिग्री से, तो हम क्या इधर से नापेंगे, नहीं इधर से तो 120 डिग्री, लेकिन हम लोग कभी क्लॉकवाइज नहीं नापते, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज प्रकार को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो इस तार की तुलना में ये वाला कितना डिग्री से झुका हुआ इधर से, तो ये कितना हो जाएगा 120 प्लस फिर 120 यानी 240 डिग्री झुका हुआ है ना। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए, ये वाला यदि वीएम साइन ओमेगा टी, तो ये वाला हो जाएगा वीएम साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, इससे 120 डिग्री ज्यादा है, और ये वाला कितना हो जाएगा, इससे 240 डिग्री ज्यादा है ना। तो इस तरीके से मेरा वोल्टेज बनता है, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड, तीनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है, केवल एंगल अलग अलग है, बस कुछ खास नहीं है। बल्कि खाली यहीं से 3 फेज का कॉन्सेप्ट आता है, यहीं से स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन का जन्म होता है ना। तो इतना दोस्तों आप लोग समझ गए। अब यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, इतना समझ गए ना, तो बस जितना भी समझे उतना पहले लिख लेते और अच्छा से आपको नोट्स बना करके देते, ताकि आप लोग कॉपी में इसको अच्छा से लिख सके। अच्छा नहीं भी समझ में आया ना यहाँ तक, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो तब पर भी मैं आपको फिर से समझाऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी वीडियो आधा 1 घंटा का वीडियो बनेगा, वहां पर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। और बोल तो रहे इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ये सब खेलेंगे बोल रहे खेलने लगेंगे। तो शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग हेडिंग डालिएगा है ना, ये वाला हेडिंग डाल दिया अपना कॉपी में, नोट्स बनाते चलिए है ना। एन पोल एस पोल है ना, तो ये 3 गो तार है, तो इसके बीच का झुकाव कितना है ये सब आप लोग लिख लीजिएगा साफ सुथरा। 120 डिग्री, इसके बीच का झुकाव कितना है 120 डिग्री, और इसके बीच का झुकाव कितना है 120 डिग्री। इतना लिख लिए। अब यहाँ पर लिखते कोई भी तार को आप आर वाई भी मान लीजिए, कोई भी तार को। तो हम लोग जब आर किसी एक तार को आर माने तो वहां पर वोल्टेज कितना निकला, वीएम साइन ओमेगा टी। दूसरा तार को जब हम लोग वी वाई माने, दूसरा तार को वाई मान लिया अपने से, मान लेते हम कोई भी तार को, ये वाला तार को मान लेते हम आर मान लिए, तो ये हो जाएगा वी आर बराबर वीएम साइन ओमेगा टी। ये वाला वाई मान लिए तो ये हो जाएगा वीएम साइन ओमेगा टी, और इससे 120 डिग्री नीचे है तो ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। और ये वाला हम लोग इधर से घूम रहे, हम लोग क्लॉकवाइज घूम रहे, तो क्लॉकवाइज में एंगल हमेशा माइनस होता है और एंटी क्लॉकवाइज में एंगल हमेशा प्लस होता है। तो पहले जो मैंने आपको अच्छा से समझाया वो मैंने एंटी क्लॉकवाइज घूम के बताया था, तभी प्लस लिख रहे थे। अब हम लोग क्लॉकवाइज घूम रहे तभी माइनस लिख रहे हैं, ताकि आप लोग दोनों तरफ से समझ सके, दोनों तरफ से जिधर से आपको समझने का मन है आप उधर से समझ सकते हैं। तो ये वाला जो है अगर हम इधर से घूमेंगे तो इस तार की तुलना में ये वाला कितना डिग्री से झुका हुआ, इधर वाला नहीं दिखे, ये 120 डिग्री वो नहीं दिखे, इधर से यदि हम घूमेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 120 प्लस 120 240, तो 240 डिग्री आप ये वाला पीछे है इससे,
है ना। तो ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर आर वाई बी मिला है, तीनों मिल गया। तो अब यहां से मेरा जन्म होता है किसका, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन का। अब जो हमारा आता है स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन को वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्टार कनेक्शन किसको कहते हैं, स्टार कनेक्शन देखिए इस तरीके से, तीन को मेरा पास वोल्टेज अभी बना है, एक वोल्टेज वी आर है, ये है वी आर, ये वी वाई, ये है वी बी। एकदम ध्यान से समझिए, बहुत आसान है, बहुत आसान, बोल रहे हैं ना बहुत आसान है। अब यहां पर देखिए स्टार कनेक्शन में क्या किया जाता है, देखिए स्टार कनेक्शन में पहला तो एक एक टर्मिनल निकाल दीजिए, सबका एक एक टर्मिनल निकाल दीजिए, इसका भी एक टर्मिनल निकाल दीजिए, इसका भी एक टर्मिनल निकाल दीजिए, निकाल दिए, सबका एक एक टर्मिनल निकाल दिए। अब दूसरा जो टर्मिनल बचा है सबको कनेक्ट कर दीजिए, इससे कनेक्ट कर दिए और इससे कनेक्ट कर दिए, और जो कनेक्ट करने के बाद जो तार तो आ रहा है उसको ग्राउंड कर दीजिए, है ना, उसको ग्राउंड कर दे। तो हमारे पास यहाँ स्पेस नहीं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा समझाने के लिए आपको छोटा सा यहाँ बना देते ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड कर दिए। तो ग्राउंड क्यों किया जाता है, तो ग्राउंड देखिए इसके बाद, जस्ट इसके बाद मैं जो अगला टॉपिक जो यहाँ पर पढ़ाऊंगा, न्यूट्रल वायर में करंट जीरो होता है, न्यूट्रल वायर में, है ना, स्टार कनेक्शन में। तो न्यूट्रल वायर यहाँ पर चाहिए, तो ग्राउंड से जब कनेक्ट कर दे तो वो हमारा न्यूट्रल वायर हो गया, ठीक है। वहां से एकदम करंट, कोई करंट फ्लो नहीं होता, वो एकदम जीरो रहता है, उसको आप न्यूट्रल वायर को छू भी देंगे ना, करंट नहीं मारेगा, है ना। तो इसीलिए स्टार कनेक्शन में एक न्यूट्रल देंगे, जबकि डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल नहीं होता है। तो अब ये वाला जो डायग्राम जो बनाया ना दोस्तों, ये तो समझाने के लिए बनाया, लेकिन आपका किताब में ये वाला थोड़ी छापा, और ना ही आपको एग्जाम में ये वाला छापना, आपको एग्जाम में ये वाला छापना, या फिर कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी जो हम लोग कोई सॉल्व करेंगे वो इस तरह नहीं रहेगा, इस तरह रहेगा। देखिए देखिए यहाँ ये एक वोल्टेज वी आर है, यहाँ एक वोल्टेज हाँ यहाँ एक वोल्टेज वी वाई है, और यहाँ एक वोल्टेज वी बी है। और ये सबका एक एक को टर्मिनल निकाल दीजिए, एक एक को टर्मिनल निकाल दीजिए, एक एक को टर्मिनल निकाल दीजिए, और जो दूसरा टर्मिनल ला करके तीनों को जोड़ दीजिए, ये वाला। तो ये जो है यहां से एक तार निकाल करके ग्राउंड से कनेक्ट कर दीजिए, यही वाला है न्यूट्रल, यही वाला है न्यूट्रल, समझ में आया। तो देखिए थ्री फेज स्टार कनेक्शन क्या होता है, थ्री फेज स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि न्यूट्रल पॉइंट होता है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल पॉइंट किसको कहते हैं, अभी डिफिनेशन लिखवाऊंगा। तो न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर थ्री फेज सप्लाई का एक एक गो टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, एक एक गो टर्मिनल, इसका एगो टर्मिनल, इसका एगो टर्मिनल, इसका एगो टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्ट रहता है यहाँ पर। तो उस पॉइंट को कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट, क्लियर है। तो न्यूट्रल पॉइंट केवल आपका स्टार कनेक्शन में होता है, डेल्टा कनेक्शन में नहीं होता है। अब यहाँ पर आप इसका चाहते हैं तो इस तरीके से बना करके छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों हमारा, क्या हो गया, ये हो गया मेरा स्टार कनेक्शन। देखिए बहुत आसान था क्या ना, बहुत आसान था स्टार कनेक्शन। हाँ तो ये स्टार कनेक्शन बन गया। अब यहाँ पर वोल्टेज कितना है और करंट कितना है, ये ध्यान रखने वाली बात है कहीं, क्योंकि यहीं से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा करंट है जिसको आईपी कहेंगे, फेज करंट। अच्छा फेज, देखिए फेज और लाइन, यहाँ पर फेज और लाइन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फेज और लाइन का कॉन्सेप्ट, फेज और लाइन का कॉन्सेप्ट ये भी बच्चे समझ नहीं पाते बढ़िया से, वही वाला तार है ना। देखिए यहाँ एगो तार गया इस तरीके से, यहाँ एगो तार तो गया इस तरीके से, यहाँ एगो तार गया इस तरीके से। तो ये वाला जो है, ये वाला और ये वाला, इसको बोलते हैं फेज, बोलते फेज। ये वाला फेज है, ये वाला एगो दूसरा फेज है, एगो तीन गो फेज कहते हैं ना, एगो फेज, दो गो फेज, तीन गो फेज, थ्री फेज स्टार कनेक्शन। तो ये जो आपको इतना जो दिख रहा है, ये वाला फेज का हिस्सा, और ये वाला फेज का हिस्सा, ये वाला भी फेज का हिस्सा, ठीक है। ये आर फेज, ये वाई फेज, ये बी फेज। इस लाइन में यानी यहां से यहां तक वोल्टेज और करंट का नाम है फेज करंट और फेज वोल्टेज। तो ये जो लाइन में, ये जो तार में जो आपका करंट जा रहा है उसको कहेंगे फेज करंट, और यहां से यहां तक जो वोल्टेज आपका बनेगा उसको बोलेंगे फेज वोल्टेज, है ना। फेज वोल्टेज देखिए आपका पहले से हम लोग लिख दिए यहाँ पर वीपी, फेज वोल्टेज, ठीक है। तो इस हिस्सा में फेज करंट फेज वोल्टेज, इस हिस्सा में भी वही सेम टू सेम फेज करंट फेज वोल्टेज, इस हिस्सा में भी सेम टू सेम वही फेज करंट फेज वोल्टेज। हाँ तो ये मेरा फेज का, फेज में अगर करंट या वोल्टेज है तो उसको फेज करंट फेज वोल्टेज कहते हैं। फेज करंट को आईपी से डिनोट करते हैं, फेज वोल्टेज को वीपी से डिनोट करते हैं।
अब यदि ये वाला जो चल गया, ये ट्रांसमिशन, मान लेते ये कहीं से चला गया, कहीं पर चला गया, ट्रांसमिशन लाइन में चला गया, तो ये इसको कहेंगे लाइन, इसको कहेंगे लाइन। तो लाइन में करंट अगर बढ़ रहा है तो उसको कहते हैं लाइन करंट, IL। और यहां से यहां तक यानी दो गो लाइन के बीच का वोल्टेज को अगर हम लोग, है ना, अगर हम लोग ये थी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगा देंगे, ये तीनों, अब वोल्ट मीटर नहीं लगाएंगे क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन का हमको वोल्टेज नापना है, तो वहां पर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर चलता है। मैंने आपको पढ़ाया पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ही ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज को मापा जाता है। वोल्ट मीटर लगाने जाएंगे, इतना छोटा वोल्ट मीटर तो उड़ जाएगा, है ना, आग लग जाएगा। तो यहां से यहां तक का अगर हम लोग वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा VL, लाइन वोल्टेज। और कैसे इसको हम लोग मेजर करते हैं? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, PT से, है ना। और करंट मेजर करना है तो CT से, करंट ट्रांसफार्मर, है ना, CT PT ये सब मैंने बताया है सेकंड सेमेस्टर में ही। तो यहां से यानी दो गो लाइन, तो आप कहेंगे सर खाली यही वाला दो लाइन? नहीं, ये वाला और ये वाला भी लाइन आप लोग ले सकते हैं, ये वाला और ये वाला भी लाइन ले सकते हो, दोनों का वोल्टेज एक ही रहेगा, VL VL VL। यहां से यहां तक का वोल्टेज VL सेम रहेगा, यहां से यहां तक का वोल्टेज VL सेम रहेगा, और यहां से यहां तक का वोल्टेज VL सेम रहेगा, एक ही। और ये जो लाइन में जो IL जा रहा है वही वाला लाइन यहां भी जाएगा IL, यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा IL, वही सेम टू सेम है, 3 फेज स्टार कनेक्शन। ये हो गया दोस्तों, बहुत आसान है। और यहां पर मात्र आपको दो गो फॉर्मूला याद रखना है, मात्र दो गो फॉर्मूला। क्या? जो यहां पर जो दो गो फॉर्मूला याद करना है। अब आप लोग कहेंगे सर यहां पर जो फेज करंट है वही वाला तो फेज लाइन करंट भी तो सेम है, देखिए ना, उसी लाइन में तो है फेज करंट और लाइन करंट तो एक एक तार में। हाँ, तो इसीलिए यहां पर जो लाइन करंट जो होता है वही वाला फेज करंट भी होता है, सेम टू सेम। यही सब आपको न्यूमेरिकल में काम देगा कि मान लेते क्वेश्चन लिखा रहेगा कि फेज करंट दिया है तो आपको लाइन करंट निकालने बोलेगा, नहीं सकेंगे, बस वही वाला तो देखिए, देखना है के लिए स्टार कनेक्शन है डेल्टा कनेक्शन है। हाँ, यदि स्टार कनेक्शन है तब तो स्टार कनेक्शन में होता है लाइन करंट, वही वाला फेज करंट, सेम टू सेम बराबर। एंड जो आपका यहां से यहां तक जो फेज, यहां से यहां तक जो लाइन वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज, वो देखिए लाइन वोल्टेज तो अपने आपको लग रहा है कि ना थोड़ा ज्यादा है इससे, देखिए ये इतना छोटा है, ये वाला देखिए इतना बड़ा है, मतलब यहां पर जो लाइन वोल्टेज जो है ना, लाइन वोल्टेज वो फेज वोल्टेज से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? √3 टाइम्स ज्यादा है VP। जो आपका VL जो है ना, लाइन वोल्टेज, दो गो लाइन के बीच का वोल्टेज, वो आपका ये जो फेज वोल्टेज उससे ज्यादा है। कितना ज्यादा? √3 टाइम्स ज्यादा है, बस। ठीक है, तो VL बराबर √3 VP। ये दो गो फॉर्मूला आपको याद रखना, बस, और कुछ नहीं याद रखना, मात्र दो गो फॉर्मूला, ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, मात्र दो गो फॉर्मूला। स्टार कनेक्शन में IL बराबर IP और VL बराबर √3 VP, यादों करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग एक बार क्वेश्चन मैंने सॉल्व करेंगे ना, सब में डायग्राम दिया रहेगा, और नहीं भी दिया रहेगा तो खुद से डायग्राम बना लेंगे, और डायग्राम देख कर ही बोल देंगे अच्छा ये वाला ज्यादा है तो किससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है? √3 टाइम ज्यादा, बस हो गया। अच्छा, एक ही लाइन में है तो IL बराबर IP, बस हो गया, यादों रखने की जरूरत नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल यहीं से बनेगा। तो ये हो गया दोस्तों स्टार कनेक्शन। इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हाँ, स्क्रीनशॉट लेकर के अपना कॉपी में जरूर लिख करके रख लीजिए एक जगह पर, है ना, नोट्स रहेगा। ये हो गया मेरा स्टार कनेक्शन। अब इसी में देखिए डेल्टा कनेक्शन में बना दूंगा, डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन। और डेल्टा कनेक्शन को डिनोट करते हैं, उसका सिंबल इस तरीके से, डेल, है ना, त्रिभुज जैसा। तो सेम टू सेम वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रल वायर नहीं होता है, सेम टू सेम वैसा ही, केवल यहाँ पर न्यूट्रल वायर नहीं होता है ना। देखिए ये वाला, ये जो डायग्राम छाप रहा हूँ ये किताब में भी नहीं दिया है, और ना ही आपको एग्जाम में ये दिया रहेगा, आपको एग्जाम में यही वाला दिया रहेगा, किताब में भी यही वाला दिया है, लेकिन ये हम लोग छाप रहे हैं आपको समझाने के लिए, है ना। जैसे यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है VR, और यहाँ एगो है वोल्टेज VY, और यहाँ एगो वोल्टेज है VB। ठीक है, तीन गो वोल्टेज, तीनों फेज में कितना कितना वोल्टेज है? एक फेज में रेड वाला तार में वोल्टेज है VR, येलो वाला तार में वोल्टेज है VY, और ब्लू वाला तार में वोल्टेज है VB। अब कैसे बनाएंगे? तो तीनों का जो करना है क्या दोस्तों, ये जो जहां पर दो गो तार जो सामने सामने दिख रहा है वो सबको जोड़ दीजिए, और एगो निकाल दीजिए, इसको भी जोड़ करके एगो निकाल दीजिए, और ये जो बच रहा है इसको और इसको ला करके जोड़ दीजिए, है ना, जोड़ दिए। और कहीं से भी आप एगो तार निकाल दीजिए, वही वाला निकाल दीजिए। या बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर यहाँ पर नहीं, हम यहाँ से निकालिए। हाँ, आपका मन, आप कहीं से भी निकाल लीजिए, है ना, कहीं से भी निकाल लीजिए, आपका मन है। आप क्योंकि तार एक ही वाला है, एक ही तार है, एक ही तार में आप यहाँ से निकाल लीजिए चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, एक ही है ना, सेम पड़ेगा, बात एक ही हुआ। तो ये तीन गो तार निकल गया, तीन गो तार।
तो यहाँ पर देखिए कोई न्यूट्रल आया नहीं। न्यूट्रल कहाँ आता है? जहां पर तीनों फेज का एको गो टर्मिनल मिलता है। देखिए यहाँ पर तीनों फेज का एको गो टर्मिनल कहीं पर मिला है? कहीं पर नहीं मिला। यहाँ पर तो एगो, यहाँ पर दुइये को फेज का एगो टर्मिनल मिला, दुइये को फेज का, है ना, दुइये को फेज का एगो टर्मिनल मिला। तीसरा का कहाँ मिला? तीसरा का देखिए, तीसरा का तो एगो टर्मिनल उसके साथ मिल गया, एगो टर्मिनल इसके साथ मिल गया, एक ही जगह पर थोड़ी मिला है। तो इसको कहते हैं डेल्टा कनेक्शन। तो अब डेल्टा कनेक्शन में ये वाला डायग्राम तो छापते कैसे, देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना। यहाँ पर न्यूट्रल नहीं होता है, देखिए। उसके बाद मैं दिखाऊंगा दोस्तों कि आप लोग अगर ट्रांसफार्मर के सामने न्यूट्रल वाला तार को छू भी देंगे ना तो करंट नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पर करंट जीरो रहता है न्यूट्रल वायर में। कैसे उसको सिद्ध करके दिखाऊंगा, एकदम लिख करके, मैंने मैथमेटिक फॉर्मूला LHS बराबर RHS, है ना। इसको भी मिटा देते। देखिए बहुत आसान है, घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर एक वोल्टेज बना, ये वाला एगो, ये वाला एगो, ये वाला एगो, इसका नाम देते हैं VR। किसी का जो देने का नाम है, जो मन है नाम देने का वो दे सकते हैं, VY। और यहां से ये निकाल देते इस तरीके से, यहां से ये निकाल देते इस तरीके से, यहां से ये निकाल देते इस तरीके से। इसका नाम दे देते दोस्तों। इसका देखिए हम लोग नाम दे दिया अपने से, यहाँ पर दे दिए, जैसे कनेक्ट करने के लिए R डैश Y डैश Y, R डैश R Y डैश Y B डैश B। तो देखिए यहाँ पर जो R और Y डैश है वो मिल करके एगो तार बनकर निकल गया, R Y डैश मिल करके एगो तार निकल, तो यहाँ भी नाम देते हैं R डैश R Y डैश Y, यहाँ से Y डैश Y, और यहां से हो जाएगा दोस्तों क्या, B डैश B। तो देखिए R और Y डैश मिलकर के वो तार बन के निकल गया, R और Y डैश, R और Y डैश कहां गया, R और Y डैश। तो ये इसको R और Y डैश, इसको थोड़ा इस तरह बना दीजिए, R और Y डैश, R डैश Y डैश, है ना, R और Y डैश। हाँ, तो R और Y डैश को मिल करके वो तार बन के निकल गया, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए Y और B डैश मिल करके, Y और B डैश, Y और B डैश, तो इसको B डैश यहाँ बना देते, B यहाँ बना, Y और B डैश, तो वहां Y और B डैश मिल करके वो तार बना और निकल गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर R डैश और B, R डैश और B, R डैश और B मिला और एगो तार बन के निकल गया, R डैश और B मिला और एगो तार बन के निकल गया, है ना। तो इसको इधर से निकाल देते हैं। तो देखिए ये बन गया दोस्तों थ्री फेज का डेल्टा कनेक्शन। थोड़ा जटिल आपको लगेगा बनाने में, लेकिन है कुछ नहीं, है ना। आप लोग एकदम मिला दीजिए, जो मन सो मिला दीजिए। आपका इसका मन है सीधे बिना कुछ लिखे मिला दीजिए, बिना कुछ लिखे। देखिए कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं। बिना कुछ, हम इतना नहीं लिखेंगे, हमको लिखने का मन नहीं है, हम नहीं लिखेंगे, सीधे हम मिला देते हैं। देखिए कैसे, देखिए सबसे पहले एगो त्रिभुज बना दीजिए। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, एगो त्रिभुज होता है। एगो त्रिभुज बना दिए, है ना। यहाँ पर मिटा दीजिए, यहाँ मिटा दीजिए और यहाँ मिटा दीजिए। यहाँ पर एगो वोल्टेज बना दीजिए, इसका नाम दे दीजिए VR। यहाँ एगो वोल्टेज बना दीजिए, इसका नाम दे दीजिए VY। और यहाँ एगो वोल्टेज बना दीजिए, या इसका नाम दे दीजिए VB, ठीक है। बस यहाँ से एगो तार निकाल दीजिए, यहाँ से एगो तार निकाल दीजिए, और ये, और देखिए यहाँ से एगो तार निकाल दीजिए और यहाँ से एगो तार निकाल दीजिए, बस हो गया, खत्म। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना, रटा जाएगा, रटा जाएगा। और वो वाला तो बना ही दिए इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। यहाँ एगो, यहाँ एगो, यहाँ एगो, और इस तरीके से ये बन गया, ये स्टार। देखिए स्टार बन गया, डेल्टा बन गया। बहुत आसान, बोलते रहे, रटा जाएगा। जिसको आपको VR VY, जिसको जो नाम देने का मन आप दे सकते। मेरा मकसद ये इसका डायग्राम बनाना नहीं है, मेरा मकसद है न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना, है ना। तो ये मैंने आपको करवा दिया। अब यहाँ पर आपको ये दो चीज रट के रखना है, रटना नहीं, ऐसे समझ जाइए। तो ये फेज के अंदर में जो करंट जा रहा है उसको कहेंगे फेज करंट IP। और इसके बीच का जो वोल्टेज रहेगा वो मेरा VP रहेगा, फेज वोल्टेज, ठीक है। यहां से यहां तक का वोल्टेज को फेज वोल्टेज कहेंगे, ठीक है। तो ये वाला भी यदि फेज वोल्टेज फेज करंट है तो ये वाला भी फेज वोल्टेज फेज करंट, ये वाला भी फेज वोल्टेज फेज करंट। और यहां से दो तार के बीच में, दो लाइन के बीच में क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज हो जाएगा। और यहां भी, यहां से भी, यहां से देखिए इन दो तार के भी बीच का लाइन वोल्टेज उसको कहेंगे, इन दो तार का भी बीच का लाइन वोल्टेज कहेंगे, और इन दोनों तार के भी बीच का लाइन वोल्टेज, तीनों बराबर रहेगा। यहां से कौन सा करंट जा रहा है, लाइन करंट जा रहा है, बस सिंपल सा। अब यहाँ पर जो लाइन करंट है या फिर लाइन वोल्टेज है, ध्यान देखिए, ध्यान से, यहाँ पर जो वोल्टेज जा रहा है, देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज जा रहा है वो लाइन वोल्टेज है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा वोल्टेज बना है दोस्तों,
इसको अभी मिटा करके यहां पर बना देते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर कौन सा वोल्टेज जा रहा है, मतलब यहां पर कौन सा वोल्टेज है, फेज वोल्टेज है, फेज वोल्टेज है ना। तो देखिए तो इस तार के बीच में जो वोल्टेज है वही वाला तो यहां पर आया है, वही वाला तो ही खाली टेढ़ा है। लेकिन इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो फेज जो लाइन वोल्टेज है वो बराबर है फेज वोल्टेज का, यानी डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज वही फेज वोल्टेज, और डेल्टा कनेक्शन में जो आपका लाइन करंट है, यानी लाइन में जो करंट जा रहा है वो आपका फेज में करंट से ज्यादा रहता है। कितना ज्यादा रहता है, √3 टाइम ज्यादा रहता है। क्यों, क्योंकि फेज के अंदर में करंट जो रहता है वो दो तरफ से निकल करके आपका लाइन में जाता है, यानी लाइन में थोड़ा दोनों मिल करके जाता है, तो लाइन में ज्यादा करंट जाता है। यहां से करंट आया, यहां से करंट आया, है ना, तो यहां से जो करंट जाएगा IL लाइन करंट, इस लाइन में जो करंट जाएगा वो दोनों का संयोजन यानी दोनों का जोड़ रहेगा, है ना, दोनों का मिला जुला करके टोटल रहेगा, तो टोटल ज्यादा रहेगा ना, इन दोनों से मिल करके किसी एक उससे ज्यादा रहेगा ना। हाँ, तो इसीलिए फेज करंट से ज्यादा रहता है कौन, लाइन करंट। लाइन करंट कितना ज्यादा रहता है, √3 टाइम ज्यादा रहता है। बस ये दो चीज को रट के रखना है। रटना क्या है, ऐसे हम लोग देख करके बोल देंगे हाँ ये वाला बराबर है तो इसका वोल्टेज बराबर रहेगा, और हमेशा लाइन में जो, देखिए ऐसा भी आप याद रख सकते, लाइन में जो वोल्टेज रहता है वो फेज वोल्टेज से ज्यादा रहता है स्टार कनेक्शन में, मतलब लाइन में जो भी है वो ज्यादा रहता है। लाइन में करंट है तो फेज करंट से ज्यादा रहेगा, उसमें लाइन में वोल्टेज था तो फेज वोल्टेज से ज्यादा रहेगा। कितना ज्यादा रहता है दोनों में, √3 टाइम्स। बहुत आसान है, ऐसा आप लोग याद रखते थे। तो ये सारा कुछ हम लोग हटाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब करेंगे तब आपको मजा ही मजा आएगा, है ना। रुकिए अभी सब कुछ आप लोग उतार लिए होंगे, आई होप, मिटा दे रहा हूं लेकिन आप लोग उतार लिए होंगे। अब यहाँ पर एक छोटा सा चीज हम लोग कर लेते हैं, वो वाला खाली काहे बाधा डाल रहा है उसको भी लिख लेते हैं, मैंने बता देते हैं, क्योंकि अगर मान लेते वो एग्जाम में आ गया है, मान लेते हैं प्रूफ करने दे दिया, क्या प्रूफ करने दे दिया कि आप लोग प्रूफ करके दिखाइए कि जो न्यूट्रल वायर में जो करंट रहता है, न्यूट्रल वायर में जो करंट रहता है स्टार कनेक्शन में वो जीरो रहता है। कैसे जीरो रहता है, सिद्ध करके दिखाइए। करते सिद्ध, प्रॉपर नोट्स की तरह मैं सिद्ध करके आपको देता हूं। तो क्वेश्चन रहेगा प्रूफ, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया, प्रूव टोटल करंट इन न्यूट्रल वायर इन स्टार कनेक्शन इज जीरो। प्रूव करके दिखाइए कि टोटल करंट जो न्यूट्रल वायर में स्टार कनेक्शन में वो जीरो है। कैसे, तो इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि IR रेड में कोई भी 3 गो तार होता है ना, ये R कोई भी किसी को भी RYB मान लीजिए, तो यहां पर करंट जा रहा है IP फेज करंट, यहां भी करंट जाएगा IP फेज करंट, यहां भी करंट जाएगा IP फेज करंट। तो पहला जो मान लेते हैं ये R में फेज करंट का नाम दे दिए है IPR के लिए, ठीक है। तो इसमें जो फेज करंट जाएगा वो जाएगा मेरा Im sin ओमेगा t। फैराडे लॉ से कहता है ना कि इंड्यूस EMF इंड्यूस करंट, है ना। तो ये हो गया IR, तो ये हो जाएगा मेरा Im sin ओमेगा t, Im sin ओमेगा t। दूसरा वाला येलो में उससे 120 डिग्री कम रहता है फेज एंगल, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों में बराबर रहता है, ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। और ब्लू वाला में देखिए तो Im sin ओमेगा टी, ये वाला तो इधर से घूमेंगे तो 120 240 डिग्री कम रहता है, ठीक है। अब तीनों को जोड़ दीजिए, इसलिए तीनों करंट को बोल रहा है ना कि टोटल करंट जीरो होता है, सिद्ध करके दिखाया। तो टोटल करंट मतलब क्या, तीनों फेज में जितना करंट है सबको जोड़ के जीरो दिखाना है, जोड़ दीजिए। तो IR प्लस IY प्लस IB, तो देखिए दोस्तों तीनों में जो है ना IM कॉमन है और साइन भी कॉमन है, तो हम लोग IM को निकाल लेते हैं, और यहां पर साइन ओमेगा टी है और साइन ओमेगा टी माइनस 120 से आ रहे ओमेगा टी माइनस 240। तो यहां पर हम लोग एक चीज क्या जानते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो ओमेगा टी जो होता है दोस्तों वो बराबर थीटा होता है। थीटा आप लोगों को पता है ना, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और टाइम क्या है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और टी क्या है, टाइम, और थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दूरी बराबर 4 गुना समय नहीं होता है, तो एंगुलर दूरी बराबर एंगुलर 4 गुना समय। हाँ, तो ओमेगा टी बराबर थीटा होता है। तो जहां जहां ओमेगा है ना, ओमेगा टी, वहां थीटा पुट कर देते है ना। तो यहां जगह ये वाला बड़का जबर ब्रैकेटो ले लेते हैं, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 120 डिग्री प्लस साइन थीटा माइनस 240 डिग्री, है ना। अब तीनों को जोड़ देते, तो तीनों को जोड़ने का क्या तरीका क्या है दोस्तों, IM तो बाहर में ही रहेगा, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 120, मतलब ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, साइन A प्लस साइन B,
तो बताइए साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है आपके जब आप लोग क्लास 12 में थे तो आपके मैथ टीचर में ट्यूशन टीचर ने बहुत सारा इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन कराया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या फिर नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में। तो आपके ट्यूशन सर ने कराया था ना बहुत सारा क्वेश्चन कि बता मैंने बहुत सारा क्वेश्चन था, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन बनता था, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री को जोड़ करके कितना टोटल होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर फिर हम लोग साइन 3a तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता था। तो बहुत सारा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में आपके ट्यूशन सर ने आपको करवाया था। तो हम लोग सिंपल से यहाँ पर एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ पर एक सिंपल से फॉर्मूला जानते हैं कि साइन जो ए होता है ये आप लोग रफ में लिख लीजिएगा, साइन बी आप लोग गूगल में सर्च करके देखिए तो कितना मतलब ये वाला क्या फॉर्मूला दिखा रहा है मुझे याद नहीं है, अगर देखते चेक करिए तो आप लोग भी थोड़ा सही है क्या नहीं मेरा वाला। 2 साइन ए प्लस बी बटा 2 गुना कॉस ए माइनस बी बटा 2। देखिए तो यही वाला बता रहे क्या गूगल में, थोड़ा सा देखिए तो मुझे याद नहीं है ना, साइन ए प्लस साइन बी का 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस साइन ए माइनस, हाँ यही होना चाहिए। तो चलिए इसमें हम लोग बैठा करके देखते हैं, यदि गलत है तो यहाँ पर अपने आंसर नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, कुछ और आएगा। बात तो सही है है ना, यदि फॉर्मूला गलत है तो हाँ। तो देखते हैं साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्म में है ना ये वाला, तो ये दो को लेते हैं, ये दो को, ये दो को लेते हैं, फिर वो वाला बाद में ले लेंगे। तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 120 यानी साइन ए, ये थीटा माइनस 120 को बी मान लेते और ये थीटा को ए मान लेते और ये साइन 120 माइनस थीटा को बी मान लेते। तो साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन 2 साइन ए प्लस बी यानी थीटा प्लस थीटा माइनस 120 बटा 2 हाँ गुना कॉस ए प्लस बी यानी थीटा ए माइनस बी, थीटा माइनस थीटा और प्लस क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 120 बटा 2। तो ये हो गया दोस्तों मेरा ये हो गया। अब प्लस यहाँ पर जो बचा हुआ उसको रहने देते, उसको फिर बाद में ले लेंगे, ठीक है लेते हैं इसको, जगह नहीं है लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों क्या करेंगे, ये जो 2 और 2 ये सबको निकाल लेते हैं या फिर रुकिए अभी रहने दीजिए है ना, रहने दीजिए। साइन थीटा प्लस थीटा 2 थीटा माइनस 120, तो यहां से 2 थीटा माइनस 120, तो हम लोग 2 को कॉमन निकाल ले रहे और यहां पर बचेगा एक थीटा माइनस 120 मतलब 60 आधा हो जाएगा बटा 2 और फिर यहां से कॉस थीटा खत्म तो 120 बटा 2, तो इसको 120 बटा 2 को 60 कर देते हैं साइन 60 डिग्री और 2 गायब हो गया, कट गया 120 से, और यहाँ जो 2 है इस 2 को इस 2 से काट देते हैं, तो साइन थीटा माइनस 160 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए है ना। और प्लस जो यहाँ पर बचा है साइन थीटा माइनस 240 डिग्री, ठीक है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मेरा पास क्या बचा, मेरा पास यहाँ पर बचा cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, जो साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो यहाँ cos 60 को भी मिटा करके 1/2 कर देते हैं, 1/2, तो ये 2 से 2 खत्म, तो ये पूरी मेरा पास क्या बचा, साइन थीटा माइनस 60 डिग्री प्लस साइन थीटा माइनस 240 डिग्री। अब ये फिर दोनों किस फॉर्म में आ गया, साइन ए प्लस साइन बी के फॉर्म में है ना। देखिए बीच में प्लस है ना, बीच में प्लस है ना, तो फिर अब यही वाला फॉर्मूला फिर पुट करते हैं, तो क्वेश्चन को मिटा करके ये सब मिटा देते हैं, ठीक है जिसका हमको जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए कुछ खास नहीं है, केवल आप कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो आप लोग क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे। ठीक है, भले लास्ट में जाकर के आंसर थोड़ा नहीं मिले लेकिन आप लोग बनाने का तरीका तो जानते हैं ना बस। तो यहां पर हो जाएगा आई एम है ना साइन थीटा माइनस 60 डिग्री प्लस साइन थीटा माइनस 240 डिग्री। चलिए अब यहाँ पर ए प्लस बी यानी साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाते, तो फिर 2 साइन, ये पूरी को हम लोग ए मान लेते और ये पूरी को हम लोग बी मान लेते, तो ए प्लस बी यानी थीटा माइनस 60 प्लस थीटा माइनस 240 डिग्री और बटा में 2 गुना कॉस ए माइनस बी यानी थीटा माइनस 60 माइनस थीटा प्लस 240, माइनस माइनस प्लस हो गया बटा 2, तो यहां से यहाँ 2 काटने दीजिएगा है ना, रुकिए अभी रहने दीजिए। तो थीटा माइनस थीटा नहीं माइनस नहीं, थीटा प्लस थीटा, 2 को थीटा हो गया, साइन 2 को थीटा हो गया और 240 में 60 घटेगा कितना हो जाएगा, बोलिए 180 होगा ना, 8 से 14 हाँ ठीक है 180, तो माइनस में 180 हो जाएगा बटा 2। अब यहां पर क्या कीजिए, 2 को कॉमन निकाल लीजिए, 2 थीटा है ना, तो 2 को थीटा से एक थीटा को कॉमन निकालें यानी 2 को कॉमन निकाल लेते तो एक थीटा बचेगा, 180 से 2 को कॉमन निकाल लेते हैं यानी 90 बचेगा, तो यहां से हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों
थीटा माइनस 90/2। तो ये दो, अब ये दो को काट सकते हैं आप लोग आराम से। फिर यहाँ गुणा कॉस माइनस थीटा प्लस थीटा खत्म, फिर माइनस 60 प्लस 240 अच्छा एक सेकंड या 240 माइनस 240 माइनस 60, तो यहाँ पर कितना हो रहा था 300 हो रहा था ना। एक सेकंड 300 हो रहा था, तो 300 का आधा 150। हाँ अब ठीक है। और यहाँ पर बोला हो गया कि 180 यहाँ पर बचेगा। ये थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, यहाँ पर हम लोग जोड़ने की जगह माइनस कर दे, घटा कर देते हैं, कुछ कोई बात नहीं होता है ना। तो 180, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 180/2। तो 180/2, तो यहाँ पर काट देते हैं 90 बचेगा, सीधा सीधे लिख देते हैं 90 cos 90 डिग्री। तो बस यहाँ पर IM हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से साइन थीटा माइनस 150 डिग्री गुना cos 90 का वैल्यू कितना होता है, जो साइन 0 का गुना 0। बस देखिए आया, हो गया ना, सीधा हो गया ना। देखिए IM 0 को इतना से गुना करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 0, और 0 को फिर IM से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा फिर 0। तो इस तरीके से दोस्तों मेरा जो टोटल करंट आया है, देखिए ध्यान से देखिए, ये जो टोटल करंट आया है इधर मिटा देते हैं, वो आ गया 0। देखिए मैंने कहा ना फॉर्मूला भी हम लोग सही लिखे थे, यानी टोटल जो करंट होता है न्यूट्रल वायर में वो कितना होता है 0 होता है। तो यहां से आ गया दोस्तों, ये कितना आ गया, इसलिए IR प्लस IY प्लस IB बराबर हो गया 0 एम्पियर। तो आपको समझ में आया, यानी जहां पर तीनों तार मिला, यहां से जो न्यूट्रल करंट माने न्यूट्रल पॉइंट जो हम लोग निकाले, इस पॉइंट पर जो आपका जो करंट होगा I, या इस तार से जो करंट I जा रहा है वो है 0। यानी आप लोग ट्रांसफार्मर के सामने न्यूट्रल वायर को छू भी देंगे ना, करंट नहीं मारेगा। न्यूट्रल वायर में करंट 0 होता है ना। स्टार कनेक्शन में, डेल्टा कनेक्शन में तो इसे भी न्यूट्रल हो भी नहीं करता, और ट्रांसफार्मर में डेल्टा कनेक्शन में तार नहीं रहता है। हाँ डेल्टा कनेक्शन में आता है, वहां से 3 फेज आता है, और जाता है कौन वाला 4 फेज जाता है ना। 3 फेज आया ट्रांसफार्मर का, एक दो तरफ होता है, दो तरफ एक तरफ 3 फेज आया ट्रांसमिशन लाइन से, और एक तरफ गया, तो जब जाता है यानी डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, तब 4 लाइन निकलता है। 4 लाइन क्यों, एक फेज आ रहा है न्यूट्रल एक मोहल्ला में, एक फेज आ रहा है न्यूट्रल दूसरा मोहल्ला में, एक फेज आ रहा है न्यूट्रल तीसरा मोहल्ला में भेज दिया जाता है ना। गांव में ऐसा ही होता है कि तब ना आप लोग लाइन उसका कोई लगा देता है, तो न्यूट्रल में आ रहा है वो फेज में लगा देता है। तो अगर मान लेते आपको न्यूट्रल नहीं भेजेगा तो फिर कैसे होगा, अगर आपको न्यूट्रल नहीं भेजे तो फिर आप लोग लेंगे कैसे, तब फिर न्यूट्रल नहीं भेजे तो आपका घर से न्यूट्रल ले लेना है, क्या दिक्कत है, घर में जमीन के अंदर में तार घुसा दीजिए, उससे न्यूट्रल का लगो फेज बन गया आपका। हाँ तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, मैंने सिद्ध करके दिखा दिया, और आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है ना। अगर पूछेगा ना तो लिख दीजिएगा वो वाला। तो एक सेकंड, हम लोग शायद ये नहीं लिखे होंगे, हम लोग न्यूट्रल पॉइंट का डिफिनेशन नहीं लिखे थे ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए न्यूट्रल पॉइंट का डिफिनेशन। क्या लिख देना है, जैसे वहां क्वेश्चन पूछा था ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए, सबसे ऊपर में लिखना था, है ना। जैसे क्वेश्चन था कि प्रूव दैट, उसके नीचे में आपका आंसर में ये वाला लिख देना है, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट। तो आपको लिख देना है न्यूट्रल पॉइंट इज दैट पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट is that point where, जहां पर each one terminal of three phase supply, क्या बोल रहा है, न्यूट्रल पॉइंट is that point where each one terminal of three phase supply is connected to each other, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का डिफिनेशन ये हो गया कि न्यूट्रल पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर ईच वन टर्मिनल ऑफ थ्री फेज सप्लाई इज कनेक्टेड टुगेदर, है ना, टू ईच अदर या फिर टुगेदर। तो यहाँ पर जो वेक्टोरियल सम हो गया दोस्तों, और टोटल करंट इज 0 होता है। तो यहाँ पर जो टोटल करंट जो हम लोग जोड़े, है ना, यानी ये जो IR का जोड़, IR का क्या था वैल्यू, IM sin ओमेगा टी, IY का क्या वैल्यू था, IM sin ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, IB का क्या वैल्यू था, IM sin ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। तीनों को जोड़े तो 0 एम्पियर आया। यानी ये जो IM sin ओमेगा टी ये क्या है, ये है वेक्टर। ठीक है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी क्वांटिटी, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको जब फेजर रिप्रेजेंटेशन पढ़ा रहा था तब मैंने कई फॉर्म आपको बताया था कि साइनोसोडल फॉर्म होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म होता है, पोलर फॉर्म होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है, बहुत सारा फॉर्म होता है, 3-4 को फॉर्म होता है। तो ये जो Vm sin ओमेगा टी लिखे थे वो साइनोसोडल फॉर्म था, तो ये यानी वेक्टोरियल फॉर्म था। तो वेक्टोरियल जो सम होता है, वेक्टोरियल सम ऑफ टोटल करंट इज 0। अलजेब्रिक सम नहीं किए कि यहाँ पर जितना करंट है यहाँ जितना करंट है उसको जोड़ दिया, 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर 15 एम्पियर, ऐसा नहीं किए, वेक्टोरियल सम किए। हाँ समझ में आया। तो ये वाला डिफिनेशन तो जरूर एग्जाम में लिखिएगा। ठीक है,
तो इतना हो गया दोस्तों। अब फटाफट फटाफट, अब ज्यादा इंतजार नहीं, हम लोग अब न्यूमेरिकल बनाते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल। अब इतना सारा न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आप लोग खेलने लगे, क्या ऐसा क्वेश्चन दे रहे सर, ये सब तो छोड़ दीजिए, कोई भी क्वेश्चन है तो हम फाड़ देंगे एकदम कॉपी, एग्जाम में फाड़ देंगे। तो चलिए अब ऐसा क्वेश्चन देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दिख रहा है, लिखा हुआ है न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड IL एंड P, यानी IL यानी लाइन करंट निकालने बोल रहा है, एंड P मतलब पावर निकालने बोल रहा है। तो इसी तरीके का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सबसे बेसिक। उसके बाद एडवांस क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं, मात्र 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, और 5 क्वेश्चन से आप लोग तहलका मचा देंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यहाँ पर गिवन में क्या क्या दिया हुआ है वो देखिए, 50 वोल्ट का ये क्या दिया है, दो तार के बीच का, दो लाइन का बीच का वोल्टेज दिया हुआ है, यानी लाइन वोल्टेज VL दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 50 वोल्ट। और रजिस्टर दे दिया है 10 ओम का रजिस्टर। यहाँ पर फेज करंट भी नहीं दिया है और लाइन करंट भी नहीं दिया है, खाली दो को चीज दिया है। एक आपका रेजिस्टेंस यानी लोड दे दिया है, लोड है ना, और एक वोल्टेज दे दिया है, लाइन वोल्टेज। बहुत आसान, बहुत आसान, घबराने वाली बात नहीं। अगर आप लोग सकेगा, हाँ, अगर आप लोग कुछ बच्चे यहाँ पर बहुत तेज बच्चे, यानी जो पहले से पढ़ चुके, अच्छा बात है, पढ़ना भी चाहिए, जो पढ़ चुके, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके, वो सब तो ये वाला क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। अच्छा, वो लोग बना करके कमेंट कीजिएगा, है ना। हाँ, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो लोग जो ना बना करके मुझे व्हाट्सएप में उसका मैंने प्रोसेस आप बना करके मुझे सेंड करने का प्रयास कीजिए व्हाट्सएप में, है ना, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में बना करके भेजने का प्रयास कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पर आप लोग मैसेज खुद से कर सकते हैं, चैनल में नहीं कर सकते, टेलीग्राम चैनल में नहीं कर सकते, ग्रुप में कर सकते। प्रोसेस मुझे बना करके, अपना प्रोसेस जो आपने सेकंड सेम में पढ़ा था वो मुझे बना करके भेजिए, कैसा आपने बनाया थोड़ा देखेंगे, सॉल्यूशन करते हैं इसका। गिवन क्या क्या गिवन में दिया हुआ है देखिए, तो गिवन डेटा, गिवन डेट क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको VL दिया हुआ है, लाइन वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 50 वोल्ट। और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस यहाँ पर मतलब दोस्तों आपका इंपीडेंस यानी लोड दिया हुआ है, लोड। ये जो लोड आपका हमेशा जो लोड है, लोड उसको Z से दिखाते हैं, Z, और Z बराबर फॉर्मूला होता है R प्लस J, कुछ भी जो भी आपका यहाँ पर है ना, जैसे इंडक्टर के लिए L होगा, चाहे कैपेसिटर के लिए C होगा, है ना, जो भी होगा। तो यहाँ पर इंडक्टर कैपेसिटर कुछ नहीं दिया, तो हम लोग सिंपल से यहाँ पर R प्लस 0J लिख देंगे। तो R का कितना वैल्यू दे दिया है, 10 ओम प्लस 0J, है ना। तो बस इसका आप लोग एंगल निकालिए, तो एंगल कितना हो रहा है देखिए, तो एंगल tan इनवर्स 0/10, दूसरा वैल्यू बटा पहला वैल्यू। ये एंगल निकालने का मैंने आपको बताया तरीका। तो 0/10 यानी tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 माने 0, है ना। तो एंगल 0, एंगल कुछ नहीं है, एंगल है नहीं। तो आपको एक चीज हमेशा दिमाग में याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो जब भी सर्किट में केवल आपका रजिस्टर दिया हुआ है, केवल रजिस्टर, तो उसका एंगल 0 होता है, लोड का एंगल 0, कुछ नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा Z वो 10 है, ओनली 10 ओम, कोई एंगल नहीं। तो हम लोग एंगल नहीं लिखेंगे। कब एंगल लिखेंगे, जब एंगल का माने कब हमको एंगल का जरूरत पड़ेगा, जब यहाँ पर रजिस्टर के साथ इंडक्टर रहेगा या फिर कैपेसिटर रहेगा, तो इंडक्टर कैपेसिटर दोनों रहेगा, तब वो हमको क्या जरूरत पड़ेगा, एंगल का जरूरत पड़ेगा। अभी हमको एंगल का कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए देखिए वोल्टेज में भी एंगल नहीं है, नहीं तो एंगल में भी, नहीं तो वोल्टेज में भी एंगल रहता है, 50 एंगल 45 डिग्री इतना वोल्ट, है ना। तो देखिए अभी हमको जरूरत ही नहीं है एंगल का, इसीलिए यहाँ पर केवल रजिस्टर में एंगल की जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसको बनाते हैं सिंपल सा। तो हमको क्या पता है दोस्तों, IL पता, ये VL पता है। तो VL पता है तो क्या हम लोग यहाँ पर VP निकाल सकते हैं, VL पता है तो क्या हम लोग VP निकाल सकते हैं, फेज का वोल्टेज, यहां से यहां तक का वोल्टेज कितना होगा, क्या हम लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते। यहां से यहां तक का वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का, देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि जो लाइन का जो वोल्टेज रहता है VL, वो फेज का वोल्टेज से √3 टाइम्स ज्यादा रहता है, यानी √3 टाइम्स ज्यादा रहता है VP। तो यहां से VP क्या हो जाएगा, फेज वोल्टेज VL बटा √3, बिल्कुल ये वाला नीचे उतर के आ जाएगा। तो VL कितना दिया, 50 वोल्ट, तो 50 बटा √3 कितना हो रहा है, मैं आपको थोड़ा कैलकुलेटर से सॉल्व करके यहाँ पर बता दे रहा हूँ, और जितना आएगा हम लोग लिख देंगे। तो जैसे हमको वोल्टेज मिल गया, है ना, जैसे हमको वोल्टेज मिल गया, यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा, मैं अभी आपको बता दूंगा। तो जैसे वोल्टेज मिल गया तो हमको क्या मिला, VP मिला। तो क्या हम लोग IP निकाल सकते हैं, IP निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना करंट फ्लो कर रहा है, या फिर यहाँ से यहाँ कितना करंट फ्लो कर रहा है, या फिर यहाँ से यहाँ कितना करंट, तीनों में एक के, अगर हम एक को निकाल लिए ना तो तीनों में एक ही जाएगा बराबर। तो IP निकालने का क्या फॉर्मूला है, कुछ नहीं, IP निकालने का एक फॉर्मूला है। यहाँ पर आपको वोल्टेज पता है, अभी निकाले, रजिस्टर आपको पता है, तो क्या वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो करंट नहीं निकाल सकते, ओम लॉ से बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो I बराबर V बटा R, तो R की जगह में यहाँ पर कौन दे सर, क्या है दोस्तों, Z। कभी भी यहाँ पर R नहीं लिखने का कोशिश कीजिएगा, कभी भी R नहीं, केवल 10 ओम दिया ना उसको भी R नहीं लिखेगा, Z लिखेगा, क्योंकि अब हम लोग क्या पढ़ने लगेगा, सप्लाई सिस्टम पढ़ने लगेगा, वहां पर हम लोग लोड कंसीडर करते हैं, रजिस्टर वगैरह कुछ नहीं, है ना।
तो भी तो यहाँ VP लिख देते, यहाँ से यहाँ तक का फेज वोल्टेज, नहीं तो पहचानने में दिक्कत हो जाए तो कि IL VL लिखे ना VP लिखे, VL लिखे ना VP लिखे। इसीलिए यहाँ पर हमको करंट निकालना है IP, तो फेज वोल्टेज बटा लोड। तो फेज वोल्टेज कितना है दोस्तों, अभी निकाले, अच्छा निकाल लेते हैं। उसके बाद लोड कितना है 10 ओम, पुट कर देंगे, तो इसको निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों इतना आ गया। अब इसको यहाँ पर रख देते हैं 28.8675। तो बस एक के बाद पॉइंट आ जाएगा 2.886, तो इसको 8 और 6 को राउंड अप करके हम लोग 8-9 लिख देते, सबसे बढ़िया है ना, 8-9 लिख देते, इतना एम्पियर। या फिर आप इसको क्या कीजिए, एक बार पूरा लिख लीजिए, कम से कम 4 डिजिट तक लिख लीजिए, ठीक है, 8867, ठीक है, इतना एम्पियर। और इसको राउंड अप करके एक बार सिमिलर करके 2.89 एम्पियर। बस कभी भी आपको एग्जाम में आंसर को लिखना रहेगा, आंसर को, कोई भी सॉल्यूशन वगैरह नहीं, आंसर सटीक आंसर, जैसे पावर, उसका आंसर को लिखना रहेगा तो हमेशा डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लीजिएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, ठीक है, हाँ, और राउंड अप करके लीजिएगा। तो हमको निकालने क्या बोला, IL, तो इसलिए IL निकालते हैं। तो कितना आ जाएगा 2.89 एम्पियर, तो ये आंसर आ गया। दूसरा पावर निकालना है, तो पावर निकालते हैं सिंपल से। देखिए पावर निकालने की एकदम सटीक सा मैं आपको तरीका बता रहा हूं, एकदम सटीक सा। देखिए पावर निकालने का, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, बहुत आसान है। देखिए कैसे निकालिएगा, देखिए यहां से यहां तक जो पावर है, यहां से यहां तक जो पावर है, पावर निकालने का फॉर्मूला क्या है, फेज वोल्टेज गुना लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज गुना फेज करंट और cos फाई, यही है ना फॉर्मूला, VI cos फाई। तो यहां पर ये निकल गया पावर, ये वाला वही वाला फॉर्मूला, और ये वाला भी वही वाला फॉर्मूला। कौन वाला फॉर्मूला, फेज। देखिए ये वाला क्या है, इसका नाम क्या है, फेज नाम है ना इसका, ये वाला लाइन, इधर हम लोग नहीं लेना है, लाइन वाला नहीं है ना, फेज। तो फेज में वोल्टेज कितना है, फेज वोल्टेज, फेज में करंट कितना है, फेज करंट, और दोनों के बीच का एंगल cos फाई। तो cos फाई तो हम लोग पता है कि रजिस्टर है, यानी 0, cos फाई कुछ नहीं रहता है। तो ये वाला कई गो टोटल, 1 गो 2 गो 3 गो, तो इसको 3 गो से गुना कर दीजिए, बस टोटल पावर निकल गया। इस पूरा सारा सिस्टम में, 3 फेज सिस्टम में टोटल पावर कितना हमको मिलेगा, इतना मिलेगा। VP का वैल्यू कितना है, कहां गया 28.8675 है ना, और गुना IP 2.89 नहीं, कैलकुलेशन वाला वैल्यू तो लीजिए 867 है ना, और cos फाई, तो cos फाई कितना हो जाएगा दोस्तों, cos 0 डिग्री, क्योंकि हम लोग पता है कि रजिस्टर के केस में एंगल 0 रहता है। हाँ, तो दोस्तों इतना आ गया। इसको राउंड अप करके आप लोग लिख लीजिए ये वाला 250 लगभग 249 है ना, तो इसको पूरा 250 करिए दीजिए वाट, पावर का साइन क्या हो जाएगा, वाट। ये हो गया आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान, मान लो 2 को फॉर्मूला लगाइए और आपका आंसर निकल जाएगा। अच्छा ये पहला क्वेश्चन था ना, हाँ, तो अब इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, है ना, उसको एकदम बहुत, ये तो पहला क्वेश्चन था, ये तो अभी आप लोग सीखे, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा, देखिए कितना आसान रहेगा। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया, फाइंड पावर। इसमें देखिए पावर निकालने बोला है, दिखाई दे रहा है आपको क्लियर, हाँ ठीक दिख रहा है। देखिए 120 वोल्ट दे दिया है, 2 लाइन के बीच का वोल्टेज यानी लाइन वोल्टेज। तो सीधे हम लोग लिख देते हैं गिवन डेटा, गिवन डेट, क्या क्या दिया हुआ है, पढ़ते चलिए और लिखते चलते, सॉल्यूशन कर रहे। क्या दिया है, लाइन वोल्टेज कितना दिया है, 120 वोल्ट, ठीक है, ठीक। रजिस्टर दे दिया है, उससे पहले देखिए IP करंट दे दिया, फेज का करंट दे दिया कितना, 2 एम्पियर, फेज का करंट दे दिया 2 एम्पियर। आपको लोड पता है, जेड पता है कितना, 10 ओम। अब पावर निकालना है, तो पावर कुछ नहीं, यहां से यहां तक का आपको करंट पता है ना, फेज का करंट 2 एम्पियर, यहां से यहां तक का वोल्टेज पता कर लीजिए। तो पहले ध्यान से देखिए कि कौन सा कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन है ना डेल्टा कनेक्शन है। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन था स्टार कनेक्शन, ये आप डेल्टा कनेक्शन देखिए, ये डेल्टा जैसा है ना, त्रिभुज जैसा। बस डेल्टा कनेक्शन आपको पता है क्या होता है, जो लाइन का वोल्टेज रहता है वही वाला फेज का भी वोल्टेज रहता है। देखिए उसी लाइन में है ना, हाँ देखिए वही वाला, यहां से यहां तक का ये उतना ही खाली टेढ़ा है, तो इसीलिए जो फेज लाइन का जो वोल्टेज होगा वही वाला फेज का भी वोल्टेज, और बराबर 120 वोल्ट। बस अब हमको वोल्टेज पता चल गया, यहां से यहां तक का बीच का वोल्टेज, यहां से यहां तक का करंट हमको पता चल गया, फेज का करंट, फेज का वोल्टेज पता चल गया, और एंगल आपको पता ही है रजिस्टर का केस में 0 होता है। बस निकल गया पावर, इसीलिए पावर P बराबर क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से कई गो, 1 गो 2 गो 3 गो यानी 3 से गुना कर दीजिए, फेज वोल्टेज, लाइन फेज करंट और cos फाई। तो cos फाई यानी कितना, cos 0 डिग्री, तो 3 गुना VP कितना है दोस्तों, 120 डिग्री गुना 20 डिग्री नहीं 20 वोल्ट, 120 वोल्ट। IP कितना है दोस्तों, 2 एम्पियर गुना cos फाई, तो cos 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू होता है 1। और देखिए 3 6 12 72 720 वाट, हो गया आंसर, हो गया आंसर। कहीं मैंने बोल तो एकदम आसान, इससे आसान कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं।
है ना। तो गिवन जो जो दिया है, खाली आपको इतना ही ध्यान देना है कि कौन सा कनेक्शन, केवल खाली ध्यान से एक बार दिमाग को रेस्ट देकर खाली एक बार देख लीजिएगा, मैंने बनाने से पहले एक बार खाली नजर दौड़ा लीजिए कि कौन सा कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन है ना डेल्टा कनेक्शन, बस उसी के हिसाब से आपका वोल्टेज और फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, फेज करंट, लाइन करंट का वैल्यू फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। हाँ, तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए कॉपी में। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, फाइंड पावर इन सर्किट। इस सर्किट में आपको टोटल पावर बताना है, टोटल पावर। बहुत आसान है, यहाँ पर देखिए इंडक्टर और रेजिस्टर दोनों मिल गया। अब जब इंडक्टर या फिर कैपेसिटर कोई भी एक चीज आ जाता है सर्किट में, तो आपका फेज एंगल वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो फेज एंगल यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो इसीलिए देखिए वोल्टेज में एंगल दिया है 0 डिग्री, तो दिया तो है, भले 0 दिया चाहे 40 दिया तो है, बस। तो टोटल लोड निकालना पड़ेगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको निकालना है क्या, टोटल लोड। तो टोटल लोड यानी जेड, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 2 + J3, बस टोटल लोड निकल गया। अब ये लोड जो है किस फॉर्म में आया, जे के फॉर्म में, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। इसको आप किस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, एंगल वाला फॉर्म में, यानी पोलर फॉर्म में। तो एंगल वाला फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, जो पहला है और दूसरा है, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और एंगल को भी साथ साथ लिखते चलिए, tan इनवर्स दूसरा वैल्यू बटे पहला वैल्यू 3/2। और जो आएगा मैं अभी आपको लिख दूंगा, यहाँ कैलकुलेटर से लिख दूंगा। अब उसके बाद देखिए जेड हमको निकल गया, तो जेड यहां से यहां तक हमको जेड पता है ना। तो यहां से यहां तक का सबसे पहले हमको क्या पता करना होगा। अच्छा, सबसे पहले देख लीजिए कौन सा कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन। तीनों पॉइंट एक जगह मिल रहा है, स्टार कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन में करंट सेम रहता है, यहाँ पर जो करंट है वही वाला इस तार में भी करंट रहेगा, है ना। तो स्टार कनेक्शन में करंट सेम रहेगा। तो फिलहाल हमको करंट अभी पता नहीं है, निकाल लेंगे बाद में। तो यहां से यहां तक का हमको फेज वोल्टेज पता है, सॉरी दो लाइन के बीच का वोल्टेज, यानी हमको गिवन में क्या पता है, गिवन डैट हमको क्या पता है, गिवन में हमको पता है कि लाइन वोल्टेज पता है 300 एंगल 0 डिग्री, है ना। तो हमको वोल्ट, हमको लाइन वोल्टेज पता है, तो हम लोग फेज वोल्टेज यहां से यहां तक का फेज वोल्टेज निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, जो लाइन वोल्टेज रहता है वो √3 टाइम ज्यादा रहता है फेज वोल्टेज से। तो फेज वोल्टेज क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज बटा √3। तो लाइन वोल्टेज कितना दिया है 300, और एंगल को भी देख लीजिए 0 डिग्री, तो इसको √3 से गुना कर दीजिए, माने डिवाइड मार दीजिए, तो जितना आएगा एंगल 0 डिग्री में ही आएगा। और इसको डिवाइड मारने से जो भी आएगा आप लोग, मैं अभी कैलकुलेटर से करके दिखा दूंगा। उसके बाद जैसे हमको VP मिल गया, तो VP मिल गया VL, तो VP जैसे हमको मिल गया, VL तो पता ही था, तो VP मिल गया। यहाँ से यहाँ तक का VP हमको पता है, यहाँ से यहाँ तक का, यानी हमको यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज पता है, यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस पता है, यानी लोड। तो हम लोग करंट नहीं निकाल सकेंगे, यहाँ से यहाँ तक का करंट आराम से निकाल लेंगे ओम्स लॉ से, इसलिए करंट। तो यहाँ से यहाँ तक यानी फेज करंट, तो फेज करंट बराबर क्या आ जाएगा, फेज वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस यानी लोड। तो यहाँ से अभी इसको सॉल्व करके यहाँ पर जो भी आएगा मैं लिख देता हूँ, और लोड उसको भी सॉल्व करके। तो दोस्तों देखिए दोनों को डिवाइड, माने इसको जेड का वैल्यू हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करने के इतना निकाले, इतना ओम, और ये VP का भी देखिए इतना वोल्ट निकाल दिए, एंगल 0 डिग्री ही है। अब दोनों को डिवाइड मार देते तो मेरा करंट निकल जाएगा। तो VP ये वाला 173.2050 एंगल 0 डिग्री, और जेड क्या है ये वाला 3.6055 एंगल 56.3099। कुछ नहीं करना है, डिवाइड मार दीजिए, IP निकल गया, IP निकल जाएगा। VP हमको पता ही है, तो VI cos थीटा से निकाल लेंगे पावर। तो इसमें जो पावर है दोस्तों, ये वो चीज आप लोग कान में मैंने दिमाग में सेट कर लीजिए। ये वो चीज, जब भी इंडक्टर या फिर कैपेसिटर आ जाता है सर्किट में, तो वहां पर आपको 3 गो पावर निकालना पड़ता है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर। एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर। तो ये जो पावर पहले हम लोग निकालेंगे वो एक्टिव पावर निकालेंगे जिसके साथ cos फाई रहेगा, फिर रिएक्टिव पावर निकालेंगे जिसके साथ sin फाई रहेगा, और फिर एपरेंट पावर जो हम लोग जानते हैं कैसे निकालेंगे, √P² + Q², एक्टिव पावर स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर स्क्वायर, बस। तो इसको डिवाइड मारते पहले। तो दोस्तों इतना मेरा करंट आ गया एम्पियर में। अभी जो करंट निकल गया और हमको VP भी पता है, तो हम लोग सीधा सीधी क्या करेंगे, पावर निकालेंगे। तो पावर निकालने का क्या करेंगे, यहाँ पर जितना करंट है यानी IP, और यहाँ जितना वोल्टेज है यानी VP, उसको गुना करेंगे और cos फाई। तो हम लोग क्या करेंगे, इतना पहले मिटा देते, ये सब मिटा देते, है ना, तभी मेरे पास जगह बचेगा। तो क्या क्या निकालेंगे, कौन कौन सा पावर निकालेंगे, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर। क्यों, पहले तो नहीं निकालते थे रजिस्टर वाला में, क्योंकि रजिस्टर में एंगल ही नहीं था, तो फिर कहां से वहां पर होगा, एंगल नहीं था, तो वहां पर केवल कौन सा पावर होगा, कौन सा, क्योंकि देखिए रजिस्टर क्या करता है, पावर को कंज्यूम करता है, वो फिर से देता कुछ नहीं है। तो देता कुछ नहीं माने क्या, एक्टिव पावर, सब कुछ कंज्यूम कर लिया, एक्टिव पावर, ट्रू पावर खत्म हो गया। और जबकि इसमें रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर निकालना पड़ता है, किस लिए, क्योंकि रिएक्टिव पावर मतलब क्या, इंडक्टर कैपेसिटर में कुछ देर तक पावर को कंज्यूम करके रखा फिर दे दिया, तो इसलिए रिएक्टिव पावर, है ना, रिएक्ट कर गया, दे दिया। अच्छा,
तो ये सब एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर क्या होता है, अगर आप नहीं देख माने नहीं आपको क्लियर है कि क्या होता है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। वहां पर मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया कि एक्टिव पावर में केवल रजिस्टर होता है, क्यों होता है, और एपरेंट पावर और रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर में आपका इंडक्टर कैपेसिटर पर ये लागू होता है, तो क्यों होता है। और एपरेंट पावर ध्यान रखिए, अगर रजिस्टर में टोटल पावर एक्टिव पावर है तो वही वाला तो टोटल पावर है, तो एपरेंट पावर बराबर एक्टिव पावर, और इंडक्टर कैपेसिटर में एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर को मिलाकर के एपरेंट पावर होता है। और इसमें रजिस्टर वाला में अकेले एपरेंट पावर क्या हो जाएगा, जो एक्टिव पावर है बस। तो अभी तक जो हम लोग निकाले थे पी, वही वाला टोटल पावर था और वही वाला एक्टिव पावर था। हाँ, यानी एपरेंट पावर भी वही वाला था, ट्रू पावर यानी एक्टिव पावर भी वही वाला था, लेकिन इसमें अलग अलग होगा। जैसे पहले एक्टिव पावर को पी से डिनोट करते कैपिटल पी से, और रिएक्टिव पावर को क्यू से, तो डी आई कॉस फाई। तो यहाँ पर भी कौन वाला है, फेज वोल्टेज, फेज करंट है ना, फेज इसके बीच का, मैंने आपको 3 को तारा भी दिखाया ना, इसके बीच का वोल्टेज हमको पता है कितना, बीपी, और यहां से यहां तक का करंट पता है, आईपी। तो बस, और इस तरीके से कई गो है, 1 गो 2 गो 3 गो है, तो 3 गो से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्टिव पावर 3। और कॉस फाई, तो फाई का वैल्यू जो है ना, फाई का कैसे वैल्यू पता चलेगा, तो फाई का कुछ नहीं, एंगल आई माइनस एंगल बी। तो एंगल आई कितना है देखिए, एंगल आई कौन वाला है, एंगल आई भी -56.3099 माइनस भी क्या 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा -56.3099। तो देखिए अगर इतना नहीं करना है ना, तो ये ट्रिक में बता रहा हूं, जो आप लोग tan इनवर्स जेड में किए थे उसको प्लस रहेगा तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, तो ये प्लस है तो एंगल देखिए माइनस है, बस। तो इतना निकालने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पर भी देख करके आपको एंगल बता सकते हैं। तो ये जगह 3 वीपी क्या है, यहां से देख लीजिए, वीपी 173.2050, और यहाँ पर एंगल नहीं लेना है, ठीक है। क्यों एंगल नहीं, क्योंकि cos फाई मेरा पास पहले से एंगल वाला तो ही है, आईपी 48.0391, और cos फाई, तो cos फाई का वैल्यू -56.3099। चलिए इसको सॉल्व करते कितना आ रहा है, मैं आपको कैलकुलेटर से करके बता दे रहा हूं। और फिर क्यू मतलब रिएक्टिव पावर, तो वो वाला भी 3 गो वीपी आईपी, लेकिन साइन फाई, क्योंकि उसमें साइन फाई होता है, तो कुछ नहीं, सेम टू सेम वही होगा, जो इसमें आंसर आएगा ना, सेम टू सेम वही होगा। 173 डेटा सब तो वही है, 2050 गुना 48 पॉइंट, बोले ना आप लोग खेलने लगेंगे इस तरह के क्वेश्चन से, है ना, गुना साइन फाई, तो साइन फाई में क्या आ जाएगा -56.3099। अब ये वाला जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, यानी माइनस वैल्यू आगे आ जाएगा, है ना, यहाँ, और यहाँ पर cos माइनस थीटा बराबर होता है प्लस cos थीटा, इसीलिए ये माइनस तो गायब हो जाएगा। तो ये मेरा एक्टिव, देखिए वैल्यू सब सेम टू सेम है, यहाँ पर केवल cos है, यहाँ साइन है, खाली यहाँ पर माइनस आएगा, आंसर वही रहेगा, केवल आपका cos की जगह साइन आ जाएगा। देखिए किस तरीके से। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने पर हमारा इतना आया, कैलकुलेटर से हमने सॉल्व कर दिया, इतना आया। अब इसको आप क्या कीजिए, ये वाट में आ गया, और ये किस में आया, VAR में, वोल्ट एम्पीयर रिएक्टर में, क्योंकि सबका यूनिट अलग अलग होता है। अब इसको, अब इतना बड़ा जो वैल्यू है उसको आप केवीए में माने किलो में चेंज कर दीजिए, तो किलो में मतलब 1 2 3 डिजिट आगे कर दीजिए, तो 3 पॉइंट, देखिए 46 है तो इसको 50 कर देते, यानी 5, और KW किलोवाट। यहाँ पर भी उसी तरीके से -20.76, तो 9 है तो उससे 1 बढ़ जाएगा, यानी 77 kVAR। देखिए कितना आसान तरीके से मैंने आपको एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर निकालना दिखा दिया। अब जो एपरेंट पावर होगा, एपरेंट पावर वो कुछ नहीं होगा, इन दोनों जो वैल्यू आया उसको स्क्वायर कर दीजिए अंडर रूट में। देखिए कैसे, देखिए साथ ही साथ आप लोग लिखते चलिएगा, नहीं तो फिर मैं मिटा दे रहा हूं, मेरा मिटाने का बड़ी आदत खराब है ना, देखिए मिटा दे रहा हूं। हाँ, तो एपरेंट पावर यानी एस, तो एस बराबर हो जाएगा P² प्लस Q², तो P में वही वाला ले लीजिए, किलोवाट वाला, तो 13.85 का स्क्वायर प्लस 20 पॉइंट। अब यहाँ पर माइनस क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि माइनस तो अंडर में स्क्वायर में प्लस हो ही जाएगा, तो इसको गुना करने माने अंडर रूट में स्क्वायर करने के बाद कितना आ रहा है, मैं कैलकुलेटर से करके आपको बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों इतना आ गया, ये आ गया, ये किस में आया, VA में आया, वोल्ट एम्पियर, एपरेंट पावर का यूनिट होता है वोल्ट एम्पियर, ये सब मैंने बताया। इसको हम लोग ये कर देते, राउंड अप कर देते, तो 96। अच्छा ये किस में आया, KVA में आया, क्योंकि सारा तो हम लोग किलो में ले रहे हैं, तो ये भी तो KVA में होगा, हाँ KVA, बस ये हो गया आंसर। तो एपरेंट, तो आपको समझ में आया, पहले वाला क्वेश्चन में जब रजिस्टर था सर्किट में, तब केवल हम लोग पावर निकाल रहे थे, एक्टिव पावर। इसमें हम लोग तीनों पावर क्यों निकाले, क्योंकि इसमें इंडक्टर आ गया, इंडक्टर, तो इंडक्टर या फिर कैपेसिटर कुछ भी आ जाएगा ना, तो आपको एपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर सभी निकालना होगा। हाँ ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दिया जाता है तो आपको इस तरीके से सब बनाना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही कहा दिया था कि हम लोग कई ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए।
तो देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, देखिए अभी तक हम लोग 4 को क्वेश्चन पहुंच चुके हैं ना, लेकिन तब से एक एक लिखा था क्योंकि वो सब मैं मिटाना भूल गया था। फाइंड पावर, तो इसमें पावर देखिए क्या यहाँ पर दिया क्या है, दो लाइन के बीच का वोल्टेज दिया है, यानी लाइन वोल्टेज दिया है, ना ही लाइन करंट दिया है, ना ही फेज करंट दिया है। लेकिन ये कौन सा कनेक्शन है, ध्यान से देखिए, डेल्टा कनेक्शन है। यानी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो स्टार कनेक्शन में था और उसमें भी इंडक्टर रजिस्टर था, इसमें भी इंडक्टर रजिस्टर, लेकिन इसमें ये कौन सा कनेक्शन में दे दिया, डेल्टा कनेक्शन। कुछ नहीं, मैं आपको हर एक कनेक्शन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आपको जो भी एग्जाम में दे आप लोग फाड़ देंगे, है ना। तो ये गिवन में क्या दिया है दोस्तों, सबसे पहले गिवन डाटा, गिवन में दिया है लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज कितना दिया 400। अच्छा एंगल नहीं दिया तो अपने से एंगल मान लीजिए 0 वोल्ट 0 डिग्री, है ना। अब ये टोटल क्या हो गया वोल्ट। तो ये एंगल हम क्यों लिए, नहीं दिया था तो अच्छा था, अच्छा ही तो था, लेकिन फिर भी हम लोग क्यों ले लिए, क्योंकि मेरा पास जब हम लोग यहाँ इंडक्टर देखे तब पता चला अरे यहाँ पर तो इंडक्टर आ गया था, तो एंगल लेना पड़ेगा। हाँ तो अब यहाँ पर जेड निकाल लीजिए, जेड, तो जेड क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 प्लस J5। तो यहाँ से ये वाला किस फॉर्म में, जे का फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ये वाला किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में, तो उसी फॉर्म में फिर से निकाल लेते। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और एंगल tan इनवर्स 5/2, ये एंगल निकालने का फॉर्मूला है। जो भी आएगा मैं आपको यहाँ पर लिख करके दे दूंगा कैलकुलेटर से, है ना। तो ये जो भी आएगा एंगल ओम में आएगा, है ना। जेड निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का। अब ये देखिए डेल्टा कनेक्शन में, तो डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज रहता है वही वाला तो फेज वोल्टेज रहता है, एक ही लाइन में तो खाली टेढ़ा है, तो इसीलिए VP यानी फेज वोल्टेज बराबर लाइन वोल्टेज बराबर 400 वोल्ट, 400 एंगल 0 वोल्ट। बस अब जैसे हमको यहाँ से यहाँ तक का फेज वोल्टेज पता चल गया, तो यहाँ से यहाँ तक का हम लोग फेज करंट निकाल लेते हैं। हाँ तो इसलिए फेज करंट यानी IP, तो IP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VP/Z। ओम्स लॉ से I बराबर V/R, तो R की जगह Z है, तो यहाँ से VP कितना है 400 एंगल 0 डिग्री Z। अब तो Z निकालना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, तो Z हम लोग निकाल देते हैं कैलकुलेटर से। हाँ तो दोस्तों हम लोग निकाल लिए। अब ये वाला जो Z है उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, 5.3851 एंगल 68.1985। चलिए 400 को डिवाइड मारते हैं 5.3851 से, कितना आएगा मैं कर दूंगा, और एंगल यहाँ पर जो ये वाला है ऊपर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -68.1985। तो ये एम्पियर में आएगा क्योंकि करंट निकाल। अब मेरा करंट निकल गया, हमको वोल्टेज पता है, तो यहां से यहां तक का पावर नहीं निकालने सकेंगे, पावर आराम से निकाल लेंगे। तो इसलिए एक्टिव पावर, नाउ तीनों पावर निकालना पड़ेगा। एक्टिव पावर P बराबर इस तरह का एगो दूगो तीन गो यानी VP IP cos फाइव, तो यहां से 3 VP। अब तो VP हाँ पता है 400, एंगल इसमें लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर cos फाइव है ये। IP, अब IP तो कैलकुलेट करने के निकालना ही पड़ेगा। तो दोस्तों निकाल लिए, IP निकाल लिया। अब यहाँ पुट कर देते हैं 74.2790 cos फाइव। अब फाइव क्या है, फाइव तो मैंने आपको कहा था ट्रिक कि जो tan इनवर्स जो निकाले थे Z में, उसी को जो भी आया माइनस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, -68.1985। तो अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं, जो भी आएगा मैं आपको यहाँ पर लिखवा दूंगा। उससे पहले हम लोग क्यों निकाल लेते हैं, रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर क्या आ जाएगा, वही वाला फॉर्मूला, खाली sin फाइव कर दीजिए, VP IP sin फाइव, और फाइव में वही। अब ये जो cos है ये प्लस में वैल्यू आएगा क्योंकि cos माइनस थीटा बराबर प्लस cos थीटा, और यहाँ पर sin ये माइनस में आए, ये वाला आंसर माइनस होता है क्योंकि sin माइनस थीटा बराबर माइनस sin थीटा होता है। तो बस वैल्यू सब पुट कर देते हैं, वही सब वैल्यू सेम टू सेम 474.2790 गुना sin माइनस 68.1985। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा। अच्छा इसका यूनिट रहेगा वाट और इसका यूनिट रहेगा वोल्ट एम्पियर रिएक्टर। ठीक है, उसके बाद हम किलोवाट में और kVAR में चेंज कर देंगे। तो दोस्तों इतना आ गया। अब ये जो 33,103 है ना, इसको हम लोग किलोवाट में चेंज कर देते हैं। कैसे, 3 डिजिट आगे बढ़ा दीजिए, 1 2 3, यानी हो जाएगा आपका अप्रोक्स में 33.10 किलोवाट। हो गया आंसर आ गया एगो, और इसको भी अप्रोक्स में कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -82.9 है ना, 9 तो 9 5 से ज्यादा होता है, तो ये वाला पहले वाला 5 को 6 कर दीजिए, तो 7 6 kVAR। देखिए 2 का आंसर आ गया। अब ये जो दोनों को जो वैल्यू निकाले ना, इसको रूट के अंदर में स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका एपरेंट पावर आ जाएगा। बस बहुत आसान है, देखिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे बल्कि एपरेंट पावर निकालेंगे। एपरेंट पावर निकालने का बहुत आसान सा फॉर्मूला है, और यही वाला फॉर्मूला आप लोग बार बार यूज कीजिएगा ताकि आराम से आपका आंसर भी निकल जाएगा। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, तो P अभी निकाले किलोवाट वाला टू कितना 33.10 का स्क्वायर प्लस ये वाला 82.76। अब माइनस तो क्यों नहीं ले, क्योंकि माइनस स्क्वायर से प्लस हो ही जाएगा, तो इसको कर देते हैं।
तो दोस्तों इतना आ गया। और ये भी किस में आया, के भी ए में आया, क्योंकि सारा वैल्यू किलो किलो था ना, तो ये वाला भी किलो, इसको भी अप्रोक्स में कर देते हैं 89.13 के भी है, बस आ गया आंसर। तो 3 को पार निकालना ही है। अब जो मैं दे रहा हूं दोस्तों 4 को क्वेश्चन हो गया, 5वां जो क्वेश्चन वो मैं आपको होमवर्क देने वाला, और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ना। आंसर तो बिल्कुल आप लोग लिख देंगे, लेकिन प्रोसेस क्या, प्रोसेस सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, खाली जेड का वैल्यू चेंज रहेगा, ठीक है, बाकी सब तो वैसा ही वैसा प्रोसेस रहेगा। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में उसका लिखना है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर लिख दे रहा हूं जो आपको होमवर्क में बनाना है। तो देखिए दोस्तों, आपके होमवर्क के तौर पर ये 2 को क्वेश्चन दिया जा रहा है, आपको दिखाई तो दे रहा है ना, क्लियर, हाँ क्लियर तो दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, अब थोड़ा जटिल मैंने बना दिया, लेकिन कुछ खास नहीं है, केवल आपको इंपीडेंस निकालना है जेड। तो जेड तीनों को जोड़ दीजिए एक साथ, 2 ओम प्लस जे 5 माइनस 3, तो 5 में 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 जे, 2 प्लस 2, देखिए इस तरीके से हो जाएगा 2 ओम। तो पहले रजिस्टर वाला को रखिएगा, प्लस जे 5 माइनस जे 3, तो हो जाएगा 2 प्लस जे 2, ठीक हो तो गया। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में निकाल लीजिए। इस तरीके से मेरा जेड निकल गया, तो सब तो आसानी है, सब तो आसानी है। यहां से यहां तक का आपको वोल्टेज दे दिया है, फेज वोल्टेज, तो फेज वोल्टेज दे दिया, फेज करंट निकाल लीजिए, क्योंकि जेड आपको पता है ओम्स लॉ से निकल जाएगा। और वी आई कॉस फाई लगा दीजिए, तीनों 3 को जोड़ दीजिए, 3 वी आई कॉस फाई, ठीक है। हाँ एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, देखिए पी क्यू एस सभी निकालना पड़ा। हाँ तो ये हो गया कौन सा कनेक्शन है, ये स्टार कनेक्शन, ये कौन सा कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन। तो यहाँ पर देखिए करंट दे दिया ही, आईपी फेज करंट, फेज करंट यहां से यहां तक का आपको फेज करंट पता है, यहां से यहां तक का फेज वोल्टेज पता कर लीजिए, फेज वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज नहीं पता है, फेज करंट तो पता है ना, तो जेड ही 5 ओम, ही 5 ओम प्लस जे 5 माइनस 3, तो 5 प्लस जे 2, 5 प्लस जे 2, ये जेड हो गया, जेड हो गया। माने आपको रेजिस्टेंस पता है, करंट पता है, वोल्टेज निकल जाएगा ओम्स लॉ से, वोल्टेज पता है, करंट पता है, ओम तो आपको पावर भी निकल जाएगा, वी आई कॉस फाई, 3 को पावर, 1 को वी आई कॉस फाई, 2 को वी आई कॉस फाई, 3 को वी आई कॉस फाई, तो 3 वी आई कॉस फाई, पावर निकल गया, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर भी निकल जाएगा, वी आई साइन फाई, अपरेंट पावर भी निकल जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू, खत्म, कुछ नहीं है। क्यों हिला डाला ना। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वाला वीडियो तो काफी कुछ समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपको लिख कर में जरा एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इस तरह से पूछा गया है। आपके सीनियर जैसे ये सब पहले पढ़ना था, आप 5th सेम का बच्चा को पढ़ना था, लेकिन अभी हम लोग पहले ही दे दिया, 2nd सेम 3rd सेम में आप लोगों को ये वाला पढ़ाने लगा। कोई बात नहीं, और तेज बनिए, अच्छा बात है, हमारा देश आगे बढ़ेगा, है ना। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला जो आपका सिलेबस से रिलेटेड जो वीडियो रहेगा वो आपको नोटिफिकेशन उसका पहले मिल जाए मोबाइल पर। और चैनल मैंने वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।